Very good afternoon to everyone who is visiting with us. First of all, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी जो विलम्ब हुआ है उसके लिए, और ये इंटेंशनल नहीं था। एक्चुअली आप जानते हैं कि सर बहुत ही व्यस्त रहते हैं और हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि सर हमारे पास आज आप आए हैं। और आप लोग उनको वैसे तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं पहले तो बताना चाहूँगी कि सर के बारे में लिटिल बिट, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इस समय का जो माहौल है वो बहुत ही गंभीर है कई चीज़ों को लेके, और साथ में शायद शिक्षा का भी माहौल बहुत ही गंभीर है। इस समय जो शिक्षा के ऊपर वार्तालाप चल रहा है उस पर भी सर शायद कुछ कमेंट करें, अगर हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तो। जैसे कि फीस नहीं आ रही है स्कूलों के पास, और पेरेंट्स के अपने कारण है ना देने के, और इधर स्कूल्स को टीचर्स की सैलरी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षा के ऊपर बहुत भारी एक इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो कि जाने अनजाने में हमको अफेक्ट कर रहा है। तो इश्यूज बहुत सारे हैं कोविड से लेके। तो क्या इस जो समस्या है इससे हम कुछ सीख सकते हैं, और यदि सीख सकते हैं तो वो क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं, और साथ साथ हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय का माहौल देखते हुए। मुझे तो लगता है कि किसी भी क्राइसिस में जब हम रहते हैं और उससे निकलते हैं तो हमें बहुत सारे नए लेसन्स मिलते हैं। तो शायद हम लोग सब लोग ये फील कर रहे होंगे कि इसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखी हैं, नए डायरेक्शंस को हमने उनका एहसास किया है, और सर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चेंजेस हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो स्टेटस को नहीं रहता, माने एक नए स्तर पे एजुकेशन को लाना है। वो स्तर पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हर जने को, हर बच्चे को एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिल पाए, और उसके लिए क्या डायरेक्शंस लिए जा सकते हैं आज के दिन और आने वाले भविष्य में। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, मेरे बहुत एमिनेंट गेस्ट हैं यहाँ पर मेरे साथ, इन्होंने अग्री किया बोलने के लिए। मैं बहुत ही विनम्रता से उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर, और ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि ये हम सबके लिए एक बहुत ही नवीन तरीका बन गया है एक दूसरे से जुड़ने का। लास्ट ईयर मैंने सर को इनवाइट किया था, एक कॉन्फ्रेंस हम होस्ट करते हैं एजुकेशनल लीडरशिप, तो उसमें सर आए थे, और हमको कम से कम एक बार दिल्ली जाना पड़ा सर को बुलाने। 2-3 लोग रिक्वेस्ट करने के लिए गए सर से, और फिर सर को फ्लाई करके लखनऊ आना पड़ा, और अपना काफ़ी समय देना पड़ा। और यहाँ पर एक फ़ोन कॉल पे तय हो गया कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, तो बहुत टाइम सेव हुआ। और एक चीज़ और बहुत नवीन ये बात है कि यहाँ पर हम हज़ारों लोगों को संबोधित कर सकते हैं, जो पहले ये हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे यूज़ करें, इस टेक्नोलॉजी को। तो मैं जैसे कि सर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सब लोग जानते हैं सर को, लेकिन फिर भी ये सर 1999 बैच ऑफिसर इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस के रहे हैं, और एक सीनियर एमिनेंट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जो कि 2017 में इनका as CBSE का secretary. So I'd like to say this in English and Hindi, and I think most of the session we are going to learn in both languages for the benefit of people who are not proficient in their English, rather in their Hindi as much, for example, people in the South. So I'd like to say that a 1998 batch officer of Indian Railway Personnel Service, IRPS, and a senior eminent bureaucrat, Shri Anurag Tripathi, was appointed as the CBSE secretary in 2017. In these short 3 years, Shri Tripathi ji has brought about a sea change in the CBSE education at all levels. इतने छोटे से समय में ही सर ने बहुत बड़ा एक लाया है CBSE एजुकेशन का, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन वैल्यू उन्होंने क्रिएट करी है, जो सारी शिक्षा को टच कर रही है, पूरे भारत की शिक्षा को इससे प्रभाव मिल रहा है। He has been hailed for his broad vision. He has been hailed for his broad vision, compulsive approach towards education and its innovation, and he has embellished the CBSE system with a positive outlook, a new vision, and a profound change. An able leader and avid speaker, Shri Tripathi is leading transformative ripples across the nation's most renowned education board, that is the CBSE, that tops 23,000 of India's most prestigious and successful schools. In today's hashtag disruptive education session, he's going to talk about the fundamental issues in education,
the role of different stakeholders, how we can emerge stronger from the COVID-19 crises, and how Shri Anurag Tripathi-ji's vision is developing CBSE into an innovative education board to disrupt the current Indian education system, leading by example for the best benefit of students and society. तो जो सर कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है, बहुत ही बड़ा काम है, और जिस तरह से सर लीडरशिप कर रहे हैं वो एक बहुत ही एग्जेम्पलरी है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उनका विजन बहुत ही व्यापक है और बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, नए नवीन तरीके से सर बहुत सारी नई चीजें कर रहे हैं शिक्षा के संस्थानों में। तो मैं इनका बहुत बड़ा स्वागत करती हूँ। 23,000 स्कूल, इंडिया के बेस्ट स्कूल्स सर देखभाल कर रहे हैं उनकी, और उनको नई दिशा में ला रहे हैं। तो अब मैं सर को ये पैनल देना चाहती हूँ। सर, इट इज अप टू यू नाउ टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सुनीता गांधी मैम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके फाउंडेशन को बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, जिन्होंने आज ये पैनल ऑर्गेनाइज किया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कंट्री के बहुत सारे स्कूल्स, प्रिंसिपल्स, स्टेक होल्डर्स आज डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ उनसे हम अनुभव लेंगे, कुछ अपनी बातें हम शेयर करेंगे। सीबीएसई की जो हिस्ट्री है मोर देन 90 ईयर ओल्ड है, एंड 1929 में सीबीएसई स्टार्ट हुआ था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में, एंड लास्ट 90 ईयर में सीबीएसई के पास मोर देन 23,000 स्कूल्स इस समय एफिलिएटेड है। सीबीएसई स्कूल्स जो बेसिक एम है हम लोगों का, बेसिकली कंडक्ट एग्जामिनेशन, एंड फॉर दैट हम स्कूल्स को एफिलिएट करते हैं, एंड फॉर दिस हम मिल करके अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, स्कूल्स के साथ, स्कूल्स में जो एकेडमिक्स है, जो बच्चों का एनरिचमेंट है, उसकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। आपके इस पैनल के माध्यम से मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा और डिस्कस करना चाहूंगा। आपने मौका दिया है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं, ये मेरा मानना है। उसमें एक है एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज अपनी सभ्यता से संस्कृति तक पहुंचे हैं, जिन लोगों ने डेवलप किया है अपने को, डेवलपमेंट सिर्फ भौतिक ही नहीं, सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ड ही नहीं, जिन लोगों ने कंप्लीट डेवलप किया है, कल्चर लेकर के आए हैं, वहां हम हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हेल्थ एंड एजुकेशन ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां गवर्नमेंट ने मैक्सिमम डिवोट किया है। आज हमारे कंट्री के सामने ये दोनों मुद्दे एक साथ खड़े हुए हैं। हेल्थ को लेकर के कोविड, हम जिसको लेकर के पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा विश्व चिंतित है, और हर आदमी अपने अपने तरीके से इससे निपटने का प्रयास कर रहा है, लॉकडाउन के थ्रू, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू, या बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके। कोविड के कारण एक जो नई चीज सामने आई वो ये है कि सारे लोग घर में लॉकडाउन हो गए हैं। इकोनॉमी जो अगर हम देखें, आर्थिक अर्थव्यवस्था, तो वो भी लगभग रुक गई, स्टेगनेट हो गई। एंड इसके साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन, बच्चे घर में बंद हो गए हैं, सीमित हो गए हैं, और उनका भी निकलना बंद हो गया। ये दोनों चैलेंज हमारी कंट्री के सामने है। हेल्थ को लेकर के गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है, और बहुत हद तक सरकार ने इसको काबू में भी रखा है, और कंट्री के लोगों का जितना इसमें सहयोग होगा, उस प्रोटोकॉल को जितना वो फॉलो करेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे और मिनिमम नुकसान हमारे कंट्री को होगा। जहां तक एजुकेशन की बात है, जिस पर ये पैनल है और आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, अभी तक इंडियन एजुकेशन सेटअप में इन ऑल स्टेट्स सेंटर या स्टेट बोर्ड्स हैं, फेस टू फेस एजुकेशन की हम बात करते हैं। मीन्स एक स्कूल होता है, पेरेंट्स बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं, स्कूल में 8 आवर 6 आवर 7 आवर क्लासरूम्स होते हैं, बच्चे उसमें कुछ लर्निंग लेते हैं, एंड फाइनली डिफरेंट तरीके से उनका असेसमेंट होता है, एंड आफ्टर 1 ईयर रिजल्ट बच्चों के हाथ में होता है, और पेरेंट्स एंड स्कूल ये फील करते हैं कि जो एजुकेशन का एम था, जो लर्निंग आउटकम देना था, वो बच्चों ने प्राप्त किया। कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण हमारा जो फेस टू फेस एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट 100% स्टॉप हो गया। 1 महीने पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया, पूरे कंट्री में हमारे जितने स्कूल हैं, फॉरेन कंट्रीज में हमारे स्कूल हैं, कि इस चैलेंज को निपटने के लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एडवाइस किया, और हमारे ऑलमोस्ट 100% स्कूल अपने को ऑनलाइन एजुकेशन शिफ्ट किया।
ऑनलाइन एजुकेशन मीन्स कि बच्चे घर में हैं और बच्चे जूम के माध्यम से या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के उनके माध्यम से टीचर और स्कूल्स बच्चों को टीच कर रहे हैं। इस प्रोसेस में एक चीज जो सामने आ रही है कि टीचर घर में है, उसके 40 स्टूडेंट्स लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पर या डिफरेंट बोर्ड के माध्यम से टीचिंग ले रहे हैं। इसमें एक नई चीज ये समझ में आ रही है कि एक तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और टीचर भी इसमें परेशान हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे और कैपेबल टीचर्स को भी इसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें भी हो रही है, टीचर्स को भी हो रही है, पेरेंट्स को भी हो रही है, बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि जिस चीज के लिए हमारे टीचर्स स्कूल्स हैबिचुअल हैं, अचानक उनके सामने ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आया तो थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम हो रही है। बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि डिफरेंट ट्रेनिंग के थ्रू और सेल्फ लर्निंग के थ्रू हमारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्कूल इससे आगे निकलेंगे और ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं रह जाएगी। मींस जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन में एक टीचर आते हैं 20, 30, 40 मिनट्स टीचिंग करते हैं, टॉट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछ करके निकल जाते हैं। ज्यादातर जगहों पे देखने में आ रहा है कि ये सेटअप वैसा ही कॉपी की जा रही है जैसे क्लासरूम होता है। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से कंट्री के सारे स्कूलों को, स्पेशली प्रिंसिपल को, टीचर्स को, कि कृपया इसे उस क्लासरूम की तरह ऑनलाइन एजुकेशन ना बनाएं। ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम नहीं होता है जिसमें आप 40 मिनट्स आकर के बच्चों को टीच करते हैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछ सके। ऑनलाइन एजुकेशन का रियल ऑब्जेक्ट होता है कि बच्चे आपके सेल्फ स्टडी को लेकर के, सेल्फ ओरिएंटेशन को लेकर के आगे बढ़ें, रिसर्च करें, इनोवेट करें, अपने आप अपना जो भी सिलेबस है, जो भी कोर्स है उसको पूरा करें, और टीचर सिर्फ और सिर्फ एक गाइड की भूमिका में होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सारे स्कूल्स को कि पहली रिक्वेस्ट जो आप सबसे ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन को कृपया क्लासरूम एजुकेशन में कन्वर्ट ना करें। स्पेशली प्रिंसिपल, जिनको हम अपना पेडागोजिकल लीडर कहते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है वो टीचर की भूमिका गाइड की तरह हो। उन्हें वो एनलाइटन करें, उन्हें वो रिसर्च ओरिएंटेड बनाएं, उन्हें वो डिस्कवरी बेस्ड करें। अगर टीचर बच्चों को वर्क देंगे, बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट देंगे और टीचर उनको गाइड करेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा बेटर होगी। इंस्टेड ऑफ कि हम टीचिंग कर रहे हैं और वही बुक्स में जो लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट वो टीच कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा सारे टीचर और प्रिंसिपल्स को कि जो एजुकेशन का अल्टीमेट एम है उसको एक बार समझने का प्रयास करें। हालांकि आप सब बहुत वरिष्ठ हैं और 20, 25, 30 बरस से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और मैं आपके सामने इसमें एक नया मेरा अनुभव है, छोटा सा अनुभव है। ये भी बताना चाहूंगा कि मैं 3.5 ईयर किसी बोर्डिंग स्कूल में प्रिंसिपल रहा हूँ, तो एक छोटा सा अनुभव मेरे साथ है। बट मैं एक बार इस चीज को वापस करके डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। हम सबको मालूम है कि एजुकेशन का मतलब है कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम सबको मालूम है कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग। हम सबको पता है कि एजुकेशन का मतलब है बच्चे की जो सोशल चीजें हैं, जो सामाजिक है, जो कल्चरल है, जो इमोशनल है, जो मेंटल है, इन चीजों को कंप्लीट वे में डेवलप करना। हम ये भी बात करते हैं एजुकेशन का मतलब है बच्चे की स्किलिंग करना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, एनहेंस करना, रिसर्च ओरिएंटेड करना, डिस्कवरी बेस्ड करना। हमें बखूबी पता है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। बावजूद इसके जो एजुकेशन का एम है, उसका जो लर्निंग आउटकम है वो हम नहीं ले पाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो प्रोसेस पार्ट है हम वहां मिस करते हैं। मैं अगर हिस्ट्री में जाना चाहूँ, आप सारे लोग इससे अवेयर हैं, बट एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। मैं आपके सामने 10 to 15 जो वर्ल्ड वाइड बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को बदला है, जिन्होंने एजुकेशन सेटअप को चेंज किया है, जिनको हम आज फॉलो करने का प्रयास करते हैं, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा गांधी मैडम आपके इस पैनल के माध्यम से। 427 बीसी में प्लेटो का जन्म होता है। प्लेटो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे। आज से 2500 वर्ष पहले प्लेटो इस चीज को महसूस करते हैं कि एजुकेशन का एम है बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग। एजुकेशन का एम है बच्चों में सद्गुणों का विकास। एजुकेशन का एम है बच्चों में राष्ट्र निर्माण की भावना लाना। एजुकेशन का एम है बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना, एक ऐसा लर्निंग वातावरण देना जिसमें बच्चे अपने हाथ से सीख सके, अपने आप कुछ कर सकें, अपने को एक्सप्लोर कर सके। आज नहीं, 2500 ईयर ओल्ड प्लेटो अपने रिपब्लिक नामक बुक में ये सब चीजें लिखते हैं।
और अगर हम मिडिल एज में आए, हम रूसो को ले, सेम यही चीज रूसो के एजुकेशनल थ्योरी में भी आती है। अल्टीमेटली एजुकेशन का एम यही है कि हम बच्चों को फ्रीडम दें, हम बच्चों को लर्निंग एटमॉस्फेयर दें, हम बच्चों को पनिशमेंट से, फिजिकल पनिशमेंट से, प्रेशर से दूर रखें, हम बच्चों को जो परीक्षा प्रणाली है जो हमारी बोरियत वाली है उससे दूर करें, हम बच्चों को जो बुक्स रटा रहे हैं हम उनसे दूर लेकर के जाए। और अगर आप उसके बाद देखें तो आजकल अगर मैं 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट की बात करूं जिसको हमारे भी स्कूल फॉलो करने का प्रयास करते हैं, मारिया मॉन्टेसरी, जिनका पूरा मॉन्टेसरी सेटअप है और पूरे इंडिया के बहुत सारे स्कूल उस मॉन्टेसरी की चीजों को लेके आते हैं। मारिया मॉन्टेसरी भी यही कहती हैं कि बच्चों की जो इंद्रियां हैं उनको विकसित करना, जो 5 सेंसेज हैं उनको विकसित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और पढ़ाने की जो पेडागोजी है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम इस तरीके से करें कि बच्चे फील कर सकें, टच कर सकें, सुन सके, विचार कर सकें, निर्णय ले सकें। और ये तब होगा जब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट्स को मानेंगे। फ्रोबेल, और फ्रोबेल के कॉन्सेप्ट को लिए जिनका किंडरगार्टन जिनका कॉन्सेप्ट है, हमारे कंट्री में हम सारे लोग देखते हैं कितने सारे किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट पर स्कूल्स हैं, और ये थ्योरी फ्रोबेल लेके आए थे। और किंडरगार्टन का बड़ा सिंपल सा अर्थ फ्रोबेल ने बताया था कि बच्चा एक सीड की जगह तरह है, बच्चा एक बीज की तरह है, और टीचर जो टीचर है उसकी ड्यूटी है उस बीज को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना। जैसे एक बगीचा होता है, उसमें पेड़ होता है, और पेड़ एक किसी बीज से निकलता है, और बहुत सारा वातावरण होता है जिसको एक गार्डन का जो माली होता है, वो कॉन्सेप्ट फ्रोबेल लेकर के आए थे किंडरगार्टन का। मीन्स कि बच्चे में सारी शक्तियां ऑलरेडी इनबिल्ट है, अंतर्निहित है, सब कुछ उसके भीतर है। हमें बच्चे में कोई नए ज्ञान का सृजन नहीं करना, ऑलरेडी सारी चीजें बच्चों के भीतर है। हमारा और आपका, टीचर का, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनको एक्सप्लोर करना, उनको एनलाइटन करना, उनको एक एटमॉस्फेयर देना। क्योंकि जैसे एक बीज होता है, अगर आप उसको जमीन में नहीं बोएंगे, अगर उसमें आप वातावरण नहीं देंगे, तो ना तो वृक्ष बनेगा और ना ही कोई फायदा मिलेगा। वैसे ही बच्चे होते हैं। एंड आप अगर फॉरेन कंट्रीज को छोड़ें, आप अपने कंट्री में देखें, तो आपके यहाँ चाहे महात्मा गांधी की नई तालीम या बुनियादी शिक्षा हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर जो शांति निकेतन का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, जहाँ बच्चे प्रकृति के बीच सीखते थे, नेचर के बीच सीखते थे, खुद करके सीखते थे, या आप देखें विवेकानंद के एजुकेशन, या आप गिजू भाई, एक जो मॉडर्न एजुकेशन सेटअप के लिए गिजू भाई ने गुजरात में बहुत कुछ किया है। उनकी दीवार स्वप्न पुस्तक मैं रिकमेंड करता हूँ, सारे टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स को जरूर पढ़नी चाहिए। गिजू भाई का कॉन्सेप्ट भी मारिया मॉन्टेसरी का तरह था। उनका भी मानना था कि बच्चे जो हैं भगवान का रूप होते हैं, और जो टीचर होते हैं पुजारी होते हैं। जिस दिन हम फील कर देंगे कि बच्चों भगवान का रूप है, उनमें सब कुछ है, हमें उनके साथ प्यार से पेश आना है, पनिश नहीं करना है, किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है, परीक्षा प्रणाली से दूर रखना है, और एक स्वविकास जिसको बोलते हैं सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग, उसको लेकर के आना है। मैं इसलिए बातें आपसे कर रहा हूँ कि चाहे मॉन्टेसरी सेटअप हो, किंडरगार्टन सेटअप हो, या गिजू भाई का जो बाल मंदिर है उसका सेटअप हो, या प्लेटो का जो एकेडमी का इंस्टीट्यूट था, एकेडमी जिसके वो खुद प्राचार्य थे, उसका सेटअप हो, ये जितने भी बड़े सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब प्राचार्य रहे हैं, ये सब टीचर रहे हैं, एजुकेटर रहे हैं, और 50-25 वर्षों तक इन्होंने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ डेवलप किया है, और आज पूरे वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। हम इनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, हम सबको मालूम है कि एजुकेशन का ऑब्जेक्ट यही है कि बच्चे के भीतर जो इनबिल्ट है हम उसको कैसे डेवलप करें। लेकिन हम फेल कहाँ कर रहे हैं? आप एक बार अपने स्कूलों को वापस मुड़ करके देखें कि आपके टीचर क्या उस तरह से टीच कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहे हैं, क्या अनुभव परक शिक्षा हो रही, क्या उनकी स्किल डेवलप हो रही, क्या बच्चे सेल्फ ओरिएंटेड हैं, क्या बच्चे डिस्कवरी बेस्ड एजुकेशन ले रहे हैं, क्या रिसर्च ओरिएंटेड है? अगर नहीं तो इनको ठीक करने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा गैप इंडियन एजुकेशन सेटअप में आ रहा है। हम बहुत अच्छी बिल्डिंग तो बना लेते हैं, बहुत अच्छी लैब तो बना लेते हैं, हम बहुत खूबसूरत कैंपस बना लेते हैं, हमारे बच्चे वेल ड्रेस्ड होकर के आते हैं, हम उनको डिसिप्लिन सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, हमें सिखाना नहीं है, हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देना है जहां बच्चे सीख सकें। अगर वो प्लेटफॉर्म मिसिंग है, अगर वो एटमॉस्फेयर मिसिंग है, तो फिर लर्निंग कहीं से भी बच्चों की नहीं हो पाएगी, और वो लर्निंग रोट लर्निंग होगी, और जिसका नुकसान आपके और हमारे पूरे देश के बच्चों को हो रहा है। तो एक बार मैं इस पोर्टल के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा मैं
कि कोविड एक ऐसा समय है जिसने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। हर घटना कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। कोविड स्वास्थ्य के लिए एक खराब चीज है, सारे लोग मिल करके निपट रहे हैं, लेकिन जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बार बार मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अब बच्चे क्लासरूम की जगह घर में है और घर में उनके सारे पेरेंट्स उनके साथ हैं। दो चीजें बिना किसी डिमांड के टीचर और प्रिंसिपल और पेरेंट्स को मिल रही। वन, अब बच्चे रोट लर्निंग से दूर है, जो सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, करके सीखना है, खुद पढ़ना है, खुद रिसर्च करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, वो इससे बढ़िया अवसर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस समय अगर हमने इस अडॉप्ट किया, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, स्टार्ट किया, तो इसका बेनिफिट बहुत दूर तक जाएगा। और दूसरा बेनिफिट क्या है, अल्टीमेटली हम सबका मानना है कि बच्चों में अच्छी हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए, उनका करेक्टर डेवलप होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, उनके अंदर हर तरह की कलाएं आनी चाहिए। बच्चे अपनी हेल्थ, अपनी चीजों को भी केयर कर सकें, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकें, बिहेवियर एटीट्यूड उनका अच्छा हो, सेंसिटिव हो बच्चे, एथिक्स को फॉलो करें, मॉरलिटी हो। ये चीजें सबसे ज्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसा हम बिहेव करेंगे, जैसा हम अपना एग्जाम्पल सेट करेंगे, हमको वैसे ही बच्चे मिलेंगे। फॉर दीज टू थिंग्स, वन, कि हम किस तरीके से अपने प्रेजेंट रोट लर्निंग के सेटअप को कैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, कैसे सेल्फ डिस्कवरी मोड में हम चेंज करें, ये अपॉर्चुनिटी कोविड ने दी है। और दूसरा, घर में पेरेंट्स तो बाकी सब हैं, क्यों ना हम घर को कार्यशाला बना लें। हमारा घर सिर्फ घर नहीं है जहां बच्चे रहते हैं, घर स्कूल से भी बड़ी जगह है, और पहला स्कूल तो घर ही होता है। वहां पेरेंट्स अपने कंडक्ट के थ्रू, अपनी चीजों के थ्रू उनको एक ऐसा एग्जाम्पल क्यों ना दें। तो दीज आर द टू थिंग्स जिसको मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ, और मैं प्रिंसिपल्स को भी, टीचर से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को जो गाइड करें वो इस रूप में कि घर उनकी कार्यशाला है, और बच्चे हैबिट्स और स्किल्स किस तरीके से डेवलप करें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन कोविड के समय में जो ये एक बेनिफिट मिल रहा है, अब देखिए स्कूल आपके बंद हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट तरीका है जब आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। जब आप बच्चों को मॉड्यूल देंगे, जब बच्चों को उन्हीं के चैप्टर्स में, सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट देंगे, जब बच्चे उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस बुक बनाएंगे, एक फाइनल प्रोजेक्ट आपको सबमिट करेंगे, आपके टीचर उसको क्रॉस चेक करेंगे, दूसरे स्कूल के टीचर उसको क्रॉस चेक करेंगे, और फिर फाइनली असेस करेंगे। वो सेल्फ डिस्कवरी मोड होगा, वो सेल्फ असेसमेंट होगा, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, वो इनोवेटिव क्रिएटिव होगा, और बच्चे इसके बाद जब निकलेंगे तो एक डिफरेंट टाइप की चीज होगी। तो लेटेस्ट इस अपॉर्चुनिटी को हम भुनाएं और अपनी रोट लर्निंग को, उस पूरे पैराडाइम को हम शिफ्ट करें कोविड के कारण एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पे, सेल्फ ओरिएंटेड लर्निंग पे, सेल्फ स्टडी पे, और टीचर और प्रिंसिपल एक गाइड की तरह, सिर्फ जैसे एक कोच होता है, हम इंटरनेशनल मैचेस में हम देखते हैं ना, दो प्लेयर आपस में फाइट करते हैं और कोच किस तरीके से फील्ड के चारों तरफ अपने बच्चे को मोटिवेट करता रहता है, एक एटमॉस्फेयर देता है। टीचर और प्रिंसिपल की भूमिका यही है कि बच्चों को हम फील्डिंग करने दें, बच्चों को सेल्फ स्टडी करने दें, अपनी मेहनत करने दें, और हम सिर्फ एक कोच की तरह उसे एनलाइटन करें, चार्ज करें, गाइड करें। और जहां लगे कि बच्चा फिसल रहा है, जहां लगे कि बच्चा कहीं अटक रहा है, फंस रहा है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो रही, वहां हम बच्चे को सपोर्ट करके एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जी गांधी। So I'd like to say that what you have said are very pertinent and most important points. I think you've given us in a very, very short span of time the whole landscape of education going from the past to the present, and the essence of what we have learned with the great seers, the great educators, the great philosophers, the great thinkers of education all over the world and also here in India. So you've mentioned, for example, Froebel, who was the predecessor of Dr. Maria Montessori, and from whom Dr. Montessori took a lot of inspiration, because he talked about playway method of learning, the child in essence being the seed with the potential of the entire tree within it, and that what we need to do in essence is to provide every child the right atmosphere, the right set of circumstances for it to become a full-grown, fruit-giving and beautiful and most capable tree. So in that sense, that it is not enough that the schools focus on just the infrastructure or giving them really good facilities, which seems to be the direction that we are taking, but go back to the idea
that it is the atmosphere that matters the most, the psychology, engaging the psychology of the child, that is really, really important. And if when children are given that supporting, nurturing, caring environment in which they can learn by self, and they can also experiment and learn by doing projects and so many other ways that they would normally learn in the context of a home, that we should create that possibility in a school. And therefore we will see a paradigm shift in the way that education is conducted. That these are ideas not just of the present, that these are ideas that have existed for a long, long time. But then the question is, are we doing them? We all understand, we understand what is supposed to be done, but are we actually doing what we are supposed to be doing? Are our teachers able to deliver on the promise? Are they able to not just understand the problem, but also create the circumstances for every child's progress? You mentioned about, teacher being like a mentor, a coach, like in the sports field, guiding every child, motivating every child, and then helping every child to come up with, their best, and also to see their strengths and their areas of growth, and helping them improve in those areas. So the challenge is not, understanding where the need is, or perhaps there is to some extent, because we think maybe education is all about academic learning, and it's all about bookish knowledge. And you've talked about how today, in the context of the COVID, we've had the opportunity to work online with our children. So let's not make it so narrowly focused on textbook learning, but use this as an incredible opportunity to widen the equation, to broaden the kinds of things we do with our children, which we're supposed to do anyway, as philosophers and sages of the past have inspired us to think about education, who work for 50 years or more in their lives, individual lives, with education, and observe the children, like Dr. Maria Montessori with the Casa di Bambini in a suburb of Rome. I mean, she revolutionized our way of thinking. So these are powerful, educators who've shown us that children need to learn by themselves. They learn in the laboratory of real life. And here is an incredible opportunity presented by COVID, where we can broaden and deepen the engagements with the children. To do project-based learning, when they do a project, they have to create the resources, kabaad se jugaad, and all sorts of ways in which they can, be resourceful. They can learn the life skills to plan their time well, to use, to do self-analyses, to learn by doing things on their own. And therefore they can gather or learn a number of life skills that we have not had the opportunity to teach. In working with their parents, they're able to then learn about a lot of values that are within the family, that are hardly ever communicated because parents and children have not had the chance to work together. And maybe this is where perhaps Sir can speak a little bit about, माता पिता और जो स्कूल है तो और बच्चा है, उसका जो नेक्सस है, जो तीन लोग एक साथ काम करके बच्चे के भविष्य को उसका निर्माण करें, बच्चे को महान बनाएं, वो जो हम लोग भूल गए थे। पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल में डाल दिया तो रिस्पांसिबिलिटी खत्म। They feel if they put their child in the school, then their responsibility is over. Especially if they're paying for their children, then it's the teacher's responsibility or the school's responsibility. While the real issue is it not the responsibility of everyone, including society? So maybe Sir has something to say on that front. Sir, you may. Yeah, perfectly fine, ma'am. आप हमारे कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनिस्ट गिजू भाई रहे हैं। गुजरात में उन्होंने बाल मंदिर, हजारों बाल मंदिर स्कूल खोले जिसका कॉन्सेप्ट दिया है। और गिजू भाई के फर्म बिलीव था कि एजुकेशन सिर्फ टीचर्स के थ्रू नहीं आती है, एजुकेशन घर से स्टार्ट होती है। और गिजू भाई जो उनके बाल मंदिर थे, जो उनके शिक्षण केंद्र थे, जहां वो टीचर्स को ट्रेंड करते थे, उनका बड़ा फर्म बिलीव था कि हमें पेरेंट्स को भी ट्रेंड करना है। हमें सिर्फ टीचर्स को ट्रेंड नहीं करना है, हमें पेरेंट्स को भी ट्रेंड करना है। हमें जो गर्ल्स हैं उन्हें किस तरह से एजुकेट करना है, जो मदर्स हैं उन्हें हमें कैसे ट्रेंड करना है। क्योंकि एक मदर जिसके घर में एक नए बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर तक किस तरह से पालती पोसती है, कैसे बिहेव करती है, कैसे मोटिवेट करती है, कैसे ग्रूम करती है, कैसे उसकी जो सेंसेज हैं उनको डेवलप करती है, कैसे उनके जो बौद्धिक चीजें हैं, जो मानसिक चीजें हैं, उनको सेटिस्फाई करती है। तो गिजू भाई का बड़ा फर्म बिलीव था कि जितना रोल टीचर्स का है एजुकेशन सेटअप है, उससे कहीं ज्यादा रोल पेरेंट्स का है, पीयर ग्रुप का है। एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ 8 आवर बच्चों को क्लासरूम टीचिंग ना दे, क्योंकि ये टीचिंग घर से स्टार्ट होती। हमारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की काउंसलिंग भी है, पेरेंट्स की पेरेंटिंग भी है, पीयर ग्रुप के साथ वो कैसे सीखते हैं इसको भी ध्यान रखना है।
और इसके लिए गिजू भाई सिर्फ क्लास ही नहीं लेते थे, सिर्फ बुक्स ही नहीं लिखते थे, इसका ओरिएंटेशन सेशन लेते थे, गोष्ठियां करते थे, डिस्कशंस करते थे, मीटिंग्स करते थे, लगातार प्रचार करते थे। इसकी जरूरत है इस समय, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स अपने रोल पूरा नहीं कर रहे हैं। आधा से ज्यादा समय, मोर देन 3 आवर बच्चा घर में है, अगर 16 आवर तक बच्चे की ग्रूमिंग ठीक से नहीं हो रही है, बिहेवियर उसके साथ ठीक से नहीं हो रहा है, उसका एटीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो रही, घर में उससे मिसबिहेव हो रहा है, घर में उसको फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसको बात करने की, कम्युनिकेट करने की फ्रीडम नहीं मिल रही है, उसको जो भी बच्चा करना चाहता है उसको बार बार डिस्करेज किया जा रहा है, बच्चा नए प्रयोग करना चाहता है, नए इन्वेंशन करना चाहता है, नई चीजें खोजना चाहता है। और आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला सुनीता मैम, वो तोड़ना फोड़ना जोड़ना चाहता है, वो तोड़, आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखिए ना, हर चीज से सीखते हैं। और एजुकेशन का जो थीम है वो यही कहती है कि सबसे अच्छी एजुकेशन होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव करके सीखना। छोटा बच्चा जब कैंडल गर्म होती है, उसको जब हाथ बढ़ाता है और टच करता है और उसको लगता है कि इससे तो जल सकता है, देन आगे वो फील करता है कि ये काम अब नहीं करना है। तो हमें बच्चों की सेंसेस के थ्रू, बच्चों की मेंटल एबिलिटी के थ्रू किस तरीके से डेवलप करें, इसको पेरेंट को टीच करना है। तो एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, हमारा रोल पेरेंटिंग के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे, जब तक पेरेंट्स हमारे एजुकेशन सेटअप से कनेक्ट नहीं होंगे, हमारा एम अधूरा रहेगा और आधा मिलेगा हमें। तो आपने बहुत सही इस चीज को बोला, और मैं सॉरी कि आपको मैंने इंटरप्ट किया, आप इसको कंटिन्यू करें, बट ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे स्कूल्स अपने स्कूल के क्लास आवर्स के अलावा पेरेंट्स जुड़े। और ये कोविड के समय में तो पेरेंट्स घर में, अब तो जब टीचर अपना 1 वे टीचिंग या 2 वे टीचिंग कर रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही है, तो आपकी क्लास को पेरेंट भी देख रहा है। ऐसा मैं बहुत सारे प्रिंसिपल से बात कर रहा था कि आप लोग, तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। एक टीचर की क्लास में प्रिंसिपल भी बैठी हुई है, एक टीचर क्लास में पेरेंट्स भी हैं, एक टीचर क्लास में सारे बच्चे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इससे मॉनिटरिंग हो रही, आई एम सेइंग कि एक ऐसा सेटअप है इसमें हर आदमी को देख रहा है, और इसमें टीचर्स अपने को बेस्ट वे में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को मालूम है कि वो ऐसी क्लास नहीं है जिसमें बच्चे हैं और हम जैसे मर्जी वैसे पढ़ा लें। टीचर को पता है कि उसको हर आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने को बेस्ट वे में टीच कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी ला रहा है, ऑडियो विजुअल चीजें ला रहा है, पढ़ करके आ रहा है, लेसन प्लान लेके आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज को ठीक कर रहा है, अपने वर्बल रेनफोर्समेंट को ठीक कर रहा है। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कि टीचर भी अपने को ट्रेंड कर रहे हैं, अपने आप ट्रेंड कर रहे हैं, किसी के करने की जरूरत नहीं है। तो टीचर किसी बहाने पेरेंट्स को भी ट्रेंड करें, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, और समटाइम उस क्लासरूम में पेरेंट्स को भी ज्वाइन कराएं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल प्रिंसिपल, जो क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, समटाइम उसमें अ फ्यू प्रिंसिपल्स, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, उनको ज्वाइन कराएं। उनके ज्वाइन करने से जो एक कंपोजिट लर्निंग स्टार्ट होगी, जो एक जो हैप्पीनेस होगी, जो जॉयफुल होगा, वो एक डिफरेंट तरीके होगा। अभी क्या होता है ना, कि हम सोचते हैं कि पढ़ना एक काम है और जीना दूसरा काम है। मॉर्निंग टू 7 to 1 PM तक पढ़ना है, और फिर 2 से 4 तक खेलना है, और फिर 4 के बाद जो है हमें बाकी काम करना है, होमवर्क करना है। जबकि एजुकेशन तो इंटीग्रेटेड होती है, स्कूल में खेलना भी है, स्कूल में जीना भी है, स्कूल में हंसना भी है, स्कूल में दोस्तों के साथ भी रहना है, ऐसे घर होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स और बच्चे मिल करके पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं लर्निंग का।